नेवल ब्लॉकेड ईरान ने नहीं की, नेवल ब्लॉकेड यूनाइटेड स्टेट्स ने की है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है, जो कि पहले खुला हुआ था। सीज़ फायर की जब बात हुई थी तो सीज़ फायर में भी ईरान ने खोल दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मशरिक़ वस्ता की अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो यूएई का जो हमला हुआ था, आपने देखा कि ईरान ने उसको बोल दिया कि हमने नहीं किया और ईरान ने डिनाई कर दिया उस चीज़ को। जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी किस हद तक कामयाब है? एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि ईरान जो है वो नेवल ब्लॉकेड के दौरान बात करने आ जाए यूनाइटेड स्टेट्स से, जबकि ईरान का कहना ये है कि अगर हम नेवल ब्लॉकेड के दौरान आ जाए यूनाइटेड स्टेट्स से बात करने तो बेसिकली कोई फायदा नहीं होगा। ये एक वीक पोजीशन पे आना होगा और एक सरेंडर के तौर पे देखा जाएगा ईरानियों की तरफ से। जो मशरकी वस्ता की सूरत हाल है, आप क्या हालात देख रहे हैं? खत्ते की सूरत में कम्प्लीटली चेंज होता हुआ देख रहा हूँ। देखें, यूएस का मीडिया अपना खुद का, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प रोज़ सुबह उठ के कुछ भी बोलता रहता है और बेसिकली कंप्लेन करते रहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के। न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे हैं, वाशिंगटन पोस्ट ऐसा है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो ऐसा है, सारे मीडिया आउटलेट्स को वो CNN ऐसा है। ये मीडिया को भी अंडरस्टैंडिंग है कि ईरान इस जंग को जीत चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो इतना तक लिख दिया था कि ईरान एक नई सुपर पावर बन के आ चुका है रीजन के अंदर और दुनिया के अंदर। तो फोर्थ सुपर पावर के तौर पर ईरान को देखा जा रहा है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। मशरकी वस्ता की सूरत हाल पर आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ईरान से जर्नलिस्ट हैं जॉन हुसैन। सबसे पहले जॉन हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि मशरकी वस्ता की जो सूरत हाल है वो एक दफ़ा फिर कशीदगी की तरफ जा रही है। ये क्या आप समझते हैं कि क्यों सूरत हाल दोबारा कशीदा हो रही है? और ये भी बताइएगा जो ईरान ने नेवल ब्लॉकेड की है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, नेवल ब्लॉकेड ईरान ने नहीं की, नेवल ब्लॉकेड यूनाइटेड स्टेट्स ने किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है, जो कि पहले खुला हुआ था और सीज़ फायर की जब बात हुई थी तो सीज़ फायर में भी ईरान ने खोल दिया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम नेवल ब्लॉकेड लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको डिमांड्स मीट करवानी थी ईरान से, जो उनको अभी भी करवानी है। लेकिन ईरान वो डिमांड्स मीट नहीं कर रहा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेवल ब्लॉकेड है वो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होता है, वो सीज़ फायर की वायलेशन कंसिडर होता है। तो ईरान ने नेवल ब्लॉकेड नहीं लगाया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया और ईरान का यही कहना है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ब्लॉकेड खोल देता है तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मशरिक़ वस्ता की अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो यूएई का जो हमला हुआ था, आपने देखा कि ईरान ने उसको बोल दिया कि हमने नहीं किया और ईरान ने डिनाई कर दिया उस चीज़ को। और अगर मैं कहता हूँ लोगों को लग रहा था कि ईरान ने किया है शायद हमला या किया होगा, तो उसके अंदर भी हमें नज़र आता है कि यूएई की जिस तरीके से रिलेशनशिप बदल रही है, जिस तरीके से वो इजराइल के साथ और ज़्यादा करीब आ गया है, इंडिया के साथ और ज़्यादा करीब आ गया है। यूएई जो है वो एक खित्ते में अलग से नज़र आ रहा है इस वक्त आपको। सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, ये जो ममालिक हैं उनसे सबसे अलग नज़र आ रहा है। ओपेक से वो एग्जिट हो गया है, तो इनके आपस के बीच के ताल्लुकात मिडल ईस्ट के अंदर भी ख़राब हो चुके हैं। यूएई की रिलेशनशिप अब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ ओवरऑल। इजराइल से उन्होंने आयरन डोम का सिस्टम लगा लिया है और सिक्योरिटी प्रोविजन और गारंटीज जो हैं वो इजराइल के साथ इनकी हो गई हैं। तो ईरान यूएई को एज एन एक्सटेंशन देखता है, इजराइल की पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट देखता है, अलग से नहीं देखता। लेकिन बहरहाल ईरान ने हमला नहीं किया अकॉर्डिंग टू ईरान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात किस हद तक जो हैं कामयाब हुए हैं और जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी किस हद तक कामयाब है? ज़रा इस बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा। मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए, इसमें आप कालीबाफ साहब का अगर स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें अग्री हुई थी मुज़ाकरात के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड मुज़ाकरात का जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो गया। और बैकडोर डिप्लोमेसी तो ज़ाहिर चल रही है, लेकिन ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली बात नहीं करने, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। और पाकिस्तान के थ्रू रिवाइज प्रपोजल्स 2-3 दफ़ा एक्सचेंज हो चुके हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में। और अभी जो प्रपोजल गया उसके अंदर नज़र ये आ रहा है कि जो बात हो रही है कंप्लीशन की, वो ये हो रही है कि किसी तरीके से ये नेवल ब्लॉकेड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स हटाएगा, ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेगा और इसके अंदर सैंक्शंस की बात हो रही है और न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात हो रही है कि ईरान शायद न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर कोई लिमिट लगाए या कोई कैप लगाए। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बाद में न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात, जो इनरिच यूरेनियम है और दूसरी चीज़ें, उनकी बातें ईरान के साथ बाद में करेगा। तो इस वक्त ये मुज़ाकरात की पोजीशन चल रही है। एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि ईरान जो है वो नेवल ब्लॉकेड के दौरान बात करने आ जाए यूनाइटेड स्टेट्स से, जबकि ईरान का कहना ये है कि अगर हम नेवल ब्लॉकेड के दौरान आ जाए यूनाइटेड स्टेट्स से बात करने तो बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एक वीक पोजीशन पे आना होगा और एक सरेंडर के तौर पे देखा जाएगा ईरानियों की तरफ से। तो ईरानी चूँकि इस चीज़ को सरेंडर के तौर पे देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से बगैर नेवल ब्लॉकेड हटाए कोई बात नहीं हो, तो जाहिर सी बात है चीज़ें रुकी हुई हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स का एक जेन्युइन कंसर्न रहा है ईरान के साथ कि ईरान को ट्रस्ट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स पे। ये आज नेवल ब्लॉकेड के ज़ुमरे में खड़े में, और अगर नेगोशिएशन में कोई बात पसंद नहीं आई यूनाइटेड स्टेट्स को तो वो
तो बेसिकली वही कश्तियाँ हमला करना शुरू हो जाएंगी ईरान के ऊपर, और 2 दफ़ा पहले भी मुज़ाकरात के दौरान हमला कर चुका है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ईरान को एक जेन्युइन खदशा है जिसके ऊपर जो है आगे नज़र आएगा कि क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई चीज़ ऐसी मस्बत तौर पे नहीं कह सकते कि डील कामयाब होगी। हाँ, स्टेजेस की जो बात है वो बिल्कुल उसमें नज़र आ रहा है कि हॉर्मोज़ और ब्लॉकेड का मसला बहरहाल हल हो जाएगा इस हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल में। अच्छा जॉन, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए साज़िशी का किरदार अदा किया था, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? और ये जो आर्ज़ी जंग बंदी हुई थी, क्या ये मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील कब होगी? जो मुज़ाकरात हैं वो कब कामयाब होंगे? आरजी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में कब तब्दील होगी और पाकिस्तान का रोल, देखिए पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा रोल निभाया। बहुत ज़्यादा शुरू में आपने देखा कि एक पब्लिक की तरफ से भी अप्रिसिएशन रही और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो है वो अप्रिसिएशन रह रही है। अब्बास अराक़ची साहब ने जो ट्वीट किया वो भी ये कहा कि ग्रेशियस जो है वो पाकिस्तान का रोल रहा है। और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि ऑफिशियल्स का क्या सेंटिमेंट है जो भी अभी की सूरत हाल में पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव रहा है पाकिस्तान का रोल। अच्छा जॉन, इस वक्त जो मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल है, आप क्या हालात देख रहे हैं? खित्ते की सूरत हाल क्या होगी? मौजूदा सूरत हाल क्या है? इस बारे में भी ज़रा बताइएगा। खित्ते की सूरत हाल में कम्प्लीटली चेंज होता हुआ देख रहा हूँ। देखें, यूएस का मीडिया अपना खुद का, जिसको डोनाल्ड ट्रंप रोज़ सुबह उठ के कुछ भी बोलता रहता है और बेसिकली कंप्लेन करते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे हैं, वाशिंगटन पोस्ट ऐसा है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो ऐसा है, सारे मीडिया आउटलेट्स को वो CNN ऐसा है, सारे मीडिया आउटलेट्स को फेक न्यूज़ और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो जाहिर है एक उनकी मीडिया को भी अंडरस्टैंडिंग है कि ईरान इस जंग को जीत चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो इतना तक लिख दिया था कि ईरान एक नई सुपर पावर बन के आ चुका है रीजन के अंदर और दुनिया के अंदर। तो 4th सुपर पावर के तौर पे ईरान को देखा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि ईरान ने एक छोटा सा मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स के सामने होते हुए भी यूनाइटेड स्टेट्स के कोई भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं होने दिया और इनफैक्ट हॉर्मोज़ जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया जो उसके पास नहीं था। तो आई थिंक रीजनली भी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। एक सिक्योरिटी ब्लॉक मुझे लॉन्ग टर्म में बनता हुआ, अभी तो कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कंट्रीज रेजिस्ट करें प्रेशर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, कतर, सऊदी अरेबिया, ये ममालिक एक तरफ होंगे रशिया और चाइना के साथ। आई थिंक इनकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होगी और आई थिंक यहाँ पे जो UAE है और बहरीन है और कुवैत है, इनको मैं इसराइल के साथ ज़्यादा अलाइन देख रहा हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ज़्यादा अलाइन देख रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि मशरक़ी वस्ता ने इस जंग से क्या खोया और ईरान ने क्या खोया और अमेरिका ने क्या खोया, और इस वक्त जो है ईरान के अंदर महंगाई की क्या सूरत हाल है, बिजली की और गैस की क्या सूरत हाल है? ईरान ने क्या खोया और अमेरिका ने क्या खोया, देखें। और जो गैस की बात है, गैस तो एक दफ़ा भी नहीं गई, बिजली 1 घंटे के लिए गई थी पूरी जंग के दौरान और उस पर एक ज़ाहिर एक हैरानगी की बात थी कि बिजली कैसे चली गई। ईरानियों को आदत नहीं है बिल्कुल भी लोड शेडिंग की, ना ही लोड शेडिंग होती है कोई ऐसा, मतलब यहाँ पे कोई तस्वुर नहीं पाया जाता कि लोड शेडिंग होगी। पूरे ईरान के अंदर मेरे ख्याल है 3 या 5 घंटे की लोड शेडिंग टोटल होती है साल में, इस तरीके का कोई हिसाब है और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ें जो है वो मेंटेनेंस के लिए अगर बंद की जाएँ तो बंद की जाएँ, वरना कभी भी बिजली नहीं जाती। पेजिशकियान साहब ने ज़ाहिर रिक्वेस्ट किया है कि अगर 10 बल्ब जलते हैं तो 2 बल्ब जलाएं, क्योंकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट हुआ है यहाँ पे। 5000 मेगावाट की बिजली जो है यहाँ पे इफेक्ट हुई है, लेकिन 70,000 मेगावाट की बिजली ईरान बनाता है, तो इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। तेल की प्राइसेस भी उतनी हैं, गैस भी वैसी है, सब कुछ वैसा ही है। बस ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल होगा तो वही होगा, क्योंकि ओवर कंजम्पशन होगी तो इसलिए होगा और एक खदशा है कि लोड शेडिंग होगी। तो इसको यहाँ पे बाकायदा एक न्यूज़ के तौर पे डिस्कस किया जाता है कि यहाँ पे लोड शेडिंग हो सकती है। तो ये एक आई थिंक मेजर चीज़ है। बाकी यूएस ने क्या खोया, यूएस ने देखें अपना जो आए वो किस चीज़ के लिए आए, रिजीम चेंज कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म कर देंगे जो कि कभी थे ही नहीं, सबको पता है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इनका रोक देंगे। और ट्रंप कहता था कि अनकंडीशनल सरेंडर से कम मैं कोई चीज़ नहीं मांग रहा। ईरान का क्या मौक़िफ़ था, ईरान सिर्फ डिफेंड करना चाहता था, क्योंकि ईरान तो अग्रेसर था ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। तो ईरान का मौक़िफ़ था डिफेंड करना, यूएस का मौक़िफ़ था ये सारी चीज़ें। ना रिजीम चेंज हुआ और वो ऊपर से वो जो खिलौने लेके आए थे, जो जहाज़ लेके आए थे जो टेढ़े उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, वो जहाज़ भी हिट किए ईरान ने। सोल्जर्स की जो लाशें हैं वो भी गई। नो डाउट ईरान के अंदर भी लीडरशिप जो है वो गई यहाँ की और लोग भी बहुत ज़्यादा शहीद हुए। नो डाउट ये नुकसान है, लेकिन ये नुकसान टैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक नहीं है। स्ट्रेटेजिक अहदाफ अगर देखें, और जंग को स्ट्रेटेजिक अहदाफ के हिसाब से ही देखा जाता है। स्ट्रेटेजिक अहदाफ में यूनाइटेड स्टेट्स का गोल था न्यूक्लियर, यूनाइटेड स्टेट्स का गोल था रिजीम चेंज, यूनाइटेड स्टेट्स का गोल था बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ईरान का गोल था डिफेंड करना। जबकि इस पूरे अहदाफ को मुकम्मल भी नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स ने और ईरान को उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दे दिया। तो एक डेवलपमेंट ईरान की तरफ से नजर आई है और यूएस तो कम्प्लीटली हार चुका है। ये पूरी दुनिया कह रही है, सिवाय कुछ लोग हैं जो शायद ट्रंप के अपने सर्कल के होंगे। लेकिन आप पूरा आलमी मीडिया उठा के देखें, थिंक टैंक्स उठा के देखें, फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने बोला कि जलील करके रख दिया ईरान ने।
अमेरिका को। जोसेफ केंट जो काउंटर टेररिज्म का चीफ था, CIA का भी रह चुका है पार्ट, उसने भी अपने रेजिग्नेशन में भी कहा कि कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बन रहा, और बाद में भी कहता रहा कि भाई अब बहुत हो गया, ट्रम्प को चाहिए कि खुदा हाफिज़ कर ले, फेस कर ले, मतलब वो बोल दे कि मैं जीत चुका हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल बड़ी शर्मिंदगी है कि यूनाइटेड स्टेट्स इतनी बड़ी पावर होते हुए इतनी क्रेडिबिलिटी अपनी लूज़ कर चुकी है। अच्छा जॉन, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कहा यह जा रहा है कि जो ईरानी 5 ताराने इंकलाब है, IRGC है, और उनकी ईरान की हुकूमत के दरमियान आपस के ताल्लुकात नहीं ठीक है, आपस में इख्तलाफात हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है? क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या आपस में इनके इख्तलाफात शोर है कि इनके आपस में इख्तलाफात हैं और इनके आपस में ताल्लुकात नहीं ठीक? ईरानी हुकूमत के ताल्लुकात IRGC के साथ ठीक नहीं है, बात की जा रही है अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से। कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। मतलब एक अजीब सी बात है कि मतलब लोग ऐसे ही अपनी तरफ से कह देते हैं कि IRGC और हुकूमत के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल देखें, डिफरेंसेस तो हर किसी के बीच में होते हैं, पॉलिटिशियंस के अपने आपस में डिफरेंसेस हैं, उसूल पसंद और इस्लाह पसंद के डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई एक पार्टी कंट्रोल करके रखी हुई है दूसरी पार्टी को। IRGC अगर कंट्रोल में होती तो हमें नज़र आता कि 9 दिन जब सुप्रीम लीडर कोई नहीं था तो किसी डिक्टेटर को ले आते या कोई रिजीम चेंज कर देते या कोई फॉर एग्जाम्पल मॉडरेट कैंडिडेट ले आते, लेकिन इस तरीके का नहीं हुआ। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई को इलेक्ट किया सबने, और हमें अभी भी पता चल रहा है कि सीज़ फायर जब हुई, ऑल्दो कहते हैं लोग कि IRGC हक में नहीं थी सीज़ फायर के, तो फिर सीज़ फायर कैसे मेंटेन रही, सीज़ फायर कैसे रही? और लोग कहते हैं कि जी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो है कोई आर्टिकल आ गया किसी खबर में कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गवर्नमेंट को। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मीडिया दोनों तरफ है, बाय द वे रिफॉर्मिस्ट मीडिया भी है और एक राइट विंग हार्डलाइनर मीडिया भी है, तो दोनों तरफ के व्यूज़ आपको नज़र आते हैं, लेकिन इससे डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आता। तो आई थिंक ये बातें यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की तरफ से जानबूझ के कही जाती हैं। ईरान के अंदर तो कंसिस्टेंसी रही है हर चीज़ की, जबकि US के अंदर आए दिन बयान बदलते रहते हैं, आए दिन चीज़ें बदलती रहती हैं, हर घंटे जो है ना कोई बयान बदलता रहता है। तो मसला ईरान के साथ नहीं है, मसला यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ है कि उनके पीछे कौन बैठा हुआ है, कौन चीज़ों को चला रहा है और एग्जैक्टली मामला किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आ रही है। यहाँ एक और सवाल है, कहा यह जा रहा है कि जो कल दुबई पर हमले हुए उसमें कोई बैरूनी ताकतें जो हैं मुलविस हैं। ईरान भी कह रहा है कि इसमें कोई बैरूनी ताकतें मुलविस हैं, तो आप क्या समझते हैं, कोई बैरूनी ताकतें मुलविस हैं या दुबई पर जो हमले हैं ईरान ने ही किए हैं? और दूसरा ये कि क्या वजह बनी कि ईरान ने जो है दुबई पर दोबारा हमले शुरू कर दिए जबकि सीज़ फायर हुई है? तो ये आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है? देखिए, ईरान ने जो हमले किए उसके अंदर कुछ तो फॉल्स फ्लैग्स क्लियर थे, अरामको की फैसिलिटी फॉर एग्जांपल, और एक दो चीज़ें जो तुर्की के साथ रिपोर्टेड हुई थी और जो अज़रबैजान के अंदर आई थिंक एक दफ़ा रिपोर्ट हुआ, या आई डोंट रियली थिंक वो भी हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें फॉल्स फ्लैग थी। टकर कार्लसन ने भी कहा कि इसराइल जो है वो खुद फॉल्स फ्लैग करवाता है और लोग पकड़े गए हैं इसराइल के इन ममालिक के अंदर फॉल्स फ्लैग करवाने के लिए। आपने देखा कि UAE का हमला ईरान ने नहीं किया, और जब डेट करीब आती है नेतन्याहू के ट्रायल की तो कभी हमला हो जाता है और कभी जो है वो कोई एस्केलेशन हो जाती है। तो ये तो पैटर्न रहा है, सबको पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ईरान जो हमले कर रहा है वो तो बता के कर रहा है, और जाहिर सी बात है कोई शर्मिंदगी या इसके अंदर कोई हेजिटेंस नहीं है कि ईरान कबूल करे। जो भी सपोर्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स को, जो भी तेल भरेगा यूनाइटेड स्टेट्स के जहाज़ों में, जहाँ से हमला होगा वहाँ पर ईरान हमला करेगा। ईरान पहले से कह चुका है, इस पर कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ जो हमले नहीं किए वो नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल तुर्की के अंदर नहीं किए, अज़रबैजान के अंदर नहीं किए, ओमान के अंदर नहीं किए, तो ये बातें तो क्लियर है। और UAE के अंदर जो हमला हुआ है वो भी ईरान कह रहा है कि हमने नहीं किया, और इसके अंदर सेंस बनता है कि ईरान बिला वजह क्यों करेगा। और सीज़ फायर के दौरान हमला कर दिया, ये फ्रेमिंग भी मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है, उसका जो आना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर आ जाएगा ब्लॉकेड के दौरान, और ब्लॉकेड लगा रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली करा देगा। मतलब ये तो यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी एक वो है, लेकिन बहरहाल वो समझ गए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए यूनाइटेड स्टेट्स कि ये चीज़ जो है वो बेवकूफ़ाना थी, और इसीलिए उन्होंने स्टॉप लगा दिया इस चीज़ के ऊपर। अच्छा जॉन, लास्ट पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप ये सूरत हाल कब तक देख रहे हैं, और ये जो है कब तक खित्ते में अमन कायम होगा, कब तक जो है ये सूरत हाल नॉर्मल होगी? अमन तो खित्ते में देखें हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, ये एक वॉलेटिलिटी की स्टेट में रहेगा मेरे ख्याल में, हमेशा से ऊपर नीचे हो सकते हैं हालात, लेकिन कांस्टेंट जो है वो एक आई थिंक इनवर्स रिलेशनशिप है ईरान की और अमेरिका की। जाहिर है एक ईरान की जो आइडियोलॉजी है वो इसी आइडियोलॉजी में बनी हुई है कि उनको शैतान बुजुर्ग जो अमेरिका समझते हैं अपनी तरफ से, और जो इसराइल है शैतान कुछ छोटा शैतान, तो वो इनके खिलाफ लड़ने के लिए जो है वो तैयारी की हुई है इन्होंने, और इतना ज़्यादा जाहिर है इनके ऊपर हुआ है, सैंक्शंस हुई हैं, इतनी ज़्यादा
जंगें हुई हैं। ये खुद भी नहीं चाहते करना कोई जंग, लेकिन ज़ाहिर है जब जब इनके अंदर फॉर एग्जांपल प्रोटेस्टर्स को आर्म करने की बात कर रहा है दोबारा अमेरिका कि हम जो है वो प्रोटेस्टर्स को आर्म करेंगे। पहले भी ट्रम्प कह चुका है कि कुर्दिश के थ्रू मैंने जो है वो असला पहुँचाया ईरानी प्रोटेस्टर्स को। तो ये जो लिंक में हैं, जो ग्रुप्स लिंक में हैं, और मोसाद ने भी कहा कि उन्होंने भेजा हुआ है लोगों को अंदर, और बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं इसके ऊपर जहाँ पे पता है कि मोसाद ने किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया। तो ईरान को एक कांस्टेंट प्रेशर का खतरा रहता है और कांस्टेंट थ्रेट का खतरा रहता है। ये टेंशन कभी भी इतनी आसानी से हल नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया जॉन, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे हम जो है रब्ता करने की कोशिश करेंगे, मशरक़ी वस्ता की ईरान की सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ईरान की क्या सूरत हाल है आपने बताई, और मज़ीद मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया।